Okay, so hello students, very good afternoon to everyone. So as you know, I'm your science teacher and here I'm just going to take a class of class 9th. Okay, so students, in my last video I have told you about the Rutherford atomic model, and today I'm just going to telling you about the limitation of the Rutherford atomic model. Okay, so before going to start today's topic, I'm just revising whatever I taught you yesterday. Okay, so students, I taught you yesterday that after the failure of J.J. Thomson model, Rutherford has given the second atomic model of an atom. Okay, and what has happened by him? इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने एटम की स्ट्रक्चर को बताने के लिए एक गोल्ड फॉयल लिया। रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट एक गोल्ड फॉयल में किया था और इस गोल्ड फॉयल में इन्होंने क्या किया था? हियर आई हैव मेड दिस द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। तो उन्होंने एक गोल्ड फॉयल लिया था और उसमें अल्फा पॉजिटिव पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई, उसके ऊपर बौछार कराई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सोर्स बना के रखा है, दिस इज द सोर्स जहां से अल्फा पॉजिटिव पार्टिकल निकल रहा है। ओके, सो इन्होंने क्या किया? अपने एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉयल में डाला और डालने के बाद इन्होंने अपने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले थे। ओके, व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन? इन्होंने सबसे पहले देखा कि कुछ ये जो सोर्स से निकलने वाली अल्फा पार्टिकल्स होती हैं बेटा, ये क्या होती हैं? कुछ मतलब बहुत सारी ऐसी पार्टिकल जो होती हैं वो इस गोल्ड फॉयल को पेनिट्रेट कर जाती हैं, उससे पास हो जाती हैं और बाहर निकल आती हैं। ओके, उसके बाद सेकेंड इन्होंने ऑब्जर्वेशन में क्या पाया कि जो कुछ वेरी फ्यू जो अल्फा पार्टिकल होती हैं ये अपने मार्ग से अपने वे से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो डिफ्लेक्टेड रेस बताई हैं। कुछ पार्टिकल स्मॉल डिफ्लेक्शन शो करते हैं, कुछ पार्टिकल लार्ज डिफ्लेक्शन शो करते हैं। ओके, उसके बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन में इन्होंने क्या देखा बेटा कि इन्होंने ये जो सोर्स से निकलने वाली जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स होती हैं वो जब गोल्ड फॉयल के सेंटर पे टकराती हैं तो ये जो पार्टिकल्स होती हैं ये अपने मार्ग में, अपने वे पर वापस ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वापस लौट आती हैं। ओके, तो ये इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया था। बाद में अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला, कुछ रिजल्ट निकाला और एटम के बारे में बताया। ओके, सो इन्होंने रिजल्ट क्या निकाला? उन्होंने ये बताया क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो एटम या गोल्ड फॉयल से बाहर निकल जाती हैं, उसे पेनिट्रेट कर जाती हैं, पास कर जाती हैं, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि एटम का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो होता है वो एम्प्टी होता है, खोखला होता है। अंडरस्टैंड? क्योंकि अगर एम्प्टी पार्ट है तभी तो कोई भी अल्फा पार्टिकल हमने डाला है तो उसको खोखला करके बाहर निकल गई है। ओके, सो उन्होंने फर्स्ट अपना रिजल्ट में ये बताया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड उन्होंने क्या बताया कि डिफ्लेक्ट हो रहा है, डिफ्लेक्शन भी उसी वजह से हो रहा है क्योंकि वो एम्प्टी पार्ट है, एटम का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट। रदरफोर्ड ने बताया कि वो क्या होता है? एम्प्टी होता है। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि एटम का जो या किसी भी एटम का जो सेंटर पार्ट है वो किसी पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना है, उन्होंने ये बताया है ना। इन्होंने क्या बताया कि जो एटम का पॉजिटिव जो सेंटर पार्ट है वो किसी पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना हुआ है। यही कारण है कि जो कुछ अल्फा रेसेस होती हैं जो पॉजिटिव यानी सेंटर पार्ट से टकरा करके अपनी साइड में, अपनी डायरेक्शन में वापस लौट आती हैं, उनमें रिफ्लेक्शन होता है ना। रिफ्लेक्शन कहने का मतलब है कि अपने मार्ग में वापस लौट आना। ओके, तो यहाँ पे बेटा हम ये क्या देख रहा है? उन्होंने ऐसा क्यों बोला? बेटा मैंने आप लोग को बताया था, उन्होंने इस तरह से कैसे समझा होगा कि जो एटम जो उन्होंने गोल्ड फॉयल ली उसकी उन्होंने कैसे अनुमान लगाया कि उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा? तो क्योंकि ये जो अल्फा रेसेस होती हैं, अल्फा पार्टिकल होते हैं, वो भी पॉजिटिव चार्ज होती हैं और जब ये सेंटर से टकराती हैं तो क्या होता है? ये यहाँ से टकरा करके अपने डायरेक्शन में लौट आ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि उन दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपल्सन। एंड व्हाट इज रिपल्सन बेटा? रिपल्सन मतलब होता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना, एक दूसरे से दूर में जाना। ओके, तो आप लोग पहले भी पढ़ा होगा कि जब लाइक चार्जेस, लाइक पॉजिटिव चार्जेस आपस में टकराएंगे तो वो आपस में एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। ओके, सो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से इस तरीके से बताया कि जो एटम होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट टोटल एम्प्टी होता है, सेंटर के पार्ट में कोई पॉजिटिव चार्ज होता है और यही पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने बाद में बताया कि एटम में न्यूक्लियस पाया जाता है जहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज यानी एटम के न्यूक्लियस की डिस्कवरी का श्रेय किसे जाता है? एटम की न्यूक्लियस की डिस्कवरी का श्रेय ही रदरफोर्ड को जाता है और साथ ही साथ इसीलिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। ओके, तो इतना रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में मैंने आपको बताया था। दिस इज द यूनिक डायग्राम, आप इस डायग्राम को बना लीजिएगा। ठीक है, अब क्या हुआ
इन्होंने इतना तो बता दिया, लेकिन बाद में बेटा रदरफोर्ड ने जब अपना एटॉमिक मॉडल दिया तो साथ ही साथ उतनी समय में बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो एटम के बारे में स्टडी कर रहे थे। ओके, सो उन्होंने देखा कि इन्होंने जो बताया हुआ है कि एटम का जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज है और उसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं। जैसे क्योंकि आप लोगों ने पहले ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी और बताया गया था कि उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज ये आपस में क्या करते हैं, ये इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, क्योंकि पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्जेस हैं, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन। तो बाद में कुछ साइंटिस्ट ने इनसे ये सवाल किया कि क्योंकि जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ये दोनों हैं, तो आपस में जब इनमें राउंडिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है डिफरेंट चार्जेस होने की वजह से। इसलिए ये एटम जो होता है ये इस फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में फ्यूजन कर जाएंगे, आपस में टकरा जाएंगे और इसकी वजह से एटम जो हो जाएगा वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना, ऐसा उन्होंने बताया। और एक्चुअली में जब एटम की स्टडी की जाए तो एटम क्या होता है, एटम स्टेबल होता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो ये लिमिटेशन थी रदरफोर्ड की, वो ये नहीं बता पाए कि एटम कैसे मतलब स्टेबल, वो भी एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एटम में फ्यूजन होता है और फ्यूजन के बाद अगर फ्यूजन होगा एटम में तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जनरली एटम में फ्यूजन नहीं होता है। सो ये कुछ लिमिटेशन थी जो रदरफोर्ड की थी। ओके, ये भी जे थॉमसन की तरह ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एटम स्टेबल होता है, तो आखिर रीजन क्या है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपना जो मॉडल दिया था उसके अकॉर्डिंग तो एटम स्टेबल नहीं है, क्योंकि दो डिफरेंट चार्ज आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू फ्यूजन हो जाएंगे और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है व्हाट इज द लिमिटेशन, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच would lead to fuse between them. This does not happen in an atom. This is the limitation of the Rutherford atomic model. Okay. So this is all about of my today's class. What you have to do, you have to make this model and you have to write one limitation. Okay. And in your online class, if you have any query, so you will ask me. Okay. So this is all about of my today's class. Thank you and have a nice day.